ये हमारी है पार्ट 7। इसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। पिछली वीडियो में हमने 2 स्कूल है वे कंप्लीट कर लिए थे, जो कि थे आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद और प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। ठीक है, आज हम करेंगे प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। अगर आपको मेरी ये हैंड्स रिटन नोट्स चाहिए या आपको डेली जो जॉब्स आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स उनके बारे में जानना है, तो आप मेरी वेबसाइट www.kennybuck.com पे जाके विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म है क्या। सबसे पहले जो प्रयोजनवाद है उसका प्रयोग बेकन ने किया था और इसको प्रयोजनवाद का प्रवर्तक यानी फाउंडर माना जाता है। और उसने विज्ञान को समाज का मार्गदर्शक बताया। उसने बताया कि जो साइंस है ना, उसी से जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ सकती है। फिर बाद में चार्ल्स पियर्स पहले व्यक्ति बने जिन्होंने फिलोसफी में प्रैग्मेटिज्म को शामिल किया। ठीक है, अब ये प्रयोजनवाद होता क्या है। देखो, प्रयोजनवाद फिलोसफी की वह ब्रांच है जो हमें बताती है कि इस संसार में कुछ भी कांस्टेंट ट्रूथ नहीं है, यानी कुछ भी चिरस्थायी सत्य नहीं है। जो चीज़ें हैं वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़, ये आइडिया इस टाइम पे बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जाके वो चेंज हो सकता है, उसमें बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद में हम मानते हैं कि वही आइडिया ट्रू है, वही विचार सत्य हैं जो प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरते हैं, यानी जिनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद वे उस रिज़ल्ट में खरे उतरते हैं। ठीक है, उस रिज़ल्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा क्या थी। प्रयोजनवादी विचारधारा का मतलब है कि यदि हम किसी भी आइडिया या किसी भी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम उसे तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो। ठीक है, अगर हम उसे अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हम उसे अपने व्यवहार में तभी ला सकते हैं जब उसकी कोई उपयोगिता हो, यानी हमारे जीवन में उसकी कोई वैल्यू हो। अगर कोई उसकी वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में, तो वह विचार हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और प्रयोजनवादी विचारधारा यह मानती है कि किसी भी काम को करने का मूल्य उसके द्वारा जो परिणाम, जो रिजल्ट आते हैं, उनके आधार पर ही किया जाता है। देखो, यदि हम किसी विचार, मूल्य या सिद्धांत को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसे तभी स्वीकार कर सकते हैं जबकि उसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता हो, यानी प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। सिद्धांत है वो सार्वभौमिक नहीं है। दे चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन टाइम। वे समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वे चेंज होते रहते हैं। वैल्यूज़ आर नॉट प्री डिटरमाइंड, दे आर इन द मेकिंग। जो हमारे मूल्य हैं वे भी पहले से निर्धारित नहीं है, वे भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रयोजनवाद है उसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है वे हैं प्रयोजनवाद को ही हम व्यवहारवाद भी बोलते हैं, क्रियावाद भी बोलते हैं, फलवाद, उपयोगितावाद, प्रयोगवाद और अनुभववाद। ठीक है, ये प्रयोजन के 6 नाम हैं। इनको भी आप याद कर लेना। अगर प्रयोजनवाद की जगह पे ये आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो, प्रयोगवाद जो प्रैग्मेटिज्म है उसका शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता एवं व्यवहारिकता, यानी यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल। जो भी चीज़ें, जो भी आइडिया है उसकी कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए हमारी लाइफ में और वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। अब है प्रयोजनवाद के समर्थक यानी सपोर्टर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जिन्होंने इस विचारधारा को, इस थिंकिंग को सपोर्ट किया। वो कौन कौन से फिलोसफर थे? वो थे विलियम जेम्स, जॉन डीवी और किलपैट्रिक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रयोजनवाद के सिद्धांत। तो प्रयोजनवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखो, पहला सिद्धांत है वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ
लोड्स ऑफ एलिमेंट, यानी ये संसार है ना वो बहुत सारे तत्वों से मिलके बना है। सबसे पहले प्रयोजनवादी ये मानते थे कि यह संसार है ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है। दिस वर्ल्ड इज़ ऑलवेज इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यह संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी यह पूरी तरह से निर्मित हो चुका है, क्योंकि इसमें चेंजेस लगातार आते रहते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो आइडियाज़ हैं उनमें चेंज आते रहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड इज़ सुप्रीम, यानी जो भी हमारा भौतिक संसार है ना, जो भी हमारे आसपास का संसार है, जो भी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यही सच है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर द सेंटर ऑफ रियलिटी, यानी जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं बस वही सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है, यानी मानवीय अनुभव ही वास्तविकता का केंद्र है। उसके बाद है वैल्यूज़ एंड ट्रूथ आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हमारे जो वैल्यूज़ हैं और जो सत्य है ना, जो हमारे जीवन के मूल्य हैं वे लगातार बदलते रहते हैं। देखो जो कोलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास की थ्योरी दी थी। उन्होंने उसमें एक हेंज नाम के आदमी को लिया था, और विभिन्न जो एज है उनके बच्चों, विभिन्न एज ग्रुप के बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या हेंज ने चोरी करके सही किया। तो जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे थे उनके जो आंसर थे वो भी उनकी एज के अकॉर्डिंग ही थे, यानी जो छोटे बच्चे थे उनके आंसर थे वो जितनी उनकी समझ थी उसके अकॉर्डिंग थे। जो 18 आयु के बालक थे, 18 साल के बालक थे, उनके आंसर थोड़े मैच्योर थे। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन के मूल्य और सत्य हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। हम जो बचपन में सोचते थे और जो आज सोचते हैं उस सोच में बहुत फ़र्क आ चुका है। ठीक है, हमारी सोच बहुत अपग्रेड हो चुकी है अब। नेक्स्ट है एक्टिविटी इज़ बेटर देन आइडिया, यानी जो विचार है वो क्रिया, विचारों की अपेक्षा क्रिया है वो ज़्यादा महत्व रखती है। जो भी काम हम करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है। मैन इज़ सुप्रीम पावर, यानी जो मनुष्य है वही संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और उसके ऊपर कोई भी प्राणी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, यानी पावरफुल नहीं है। फिर है स्टेट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूट, जो राज्य है ना, स्टेट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूट, यानी राज्य एक सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूट है, और जो व्यक्ति का विकास है इसके बिना असंभव है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो समाज में ही होता है, और समाज के बिना हम अपने डेवलपमेंट की जो उम्मीद है वो नहीं कर सकते। फिर चेंज इज़ इनएविटेबल, यानी ये जो प्रयोजनवादी विचारक थे वो मानते थे कि लचीलेपन में विश्वास करते थे कि यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज हो जाना चाहिए, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन है वो चेंज है वो होता रहता है और उससे कोई बच नहीं सकता। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थिर है और जो अंतिम है। ठीक है, यानी संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है और अंतिम नहीं है, सभी में चेंज लगातार आते रहते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद के सिद्धांत थे वे मेनली किस बात पर फोकस करते थे? वे फोकस करते थे कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका विरोध करना चाहिए, व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर उचित ध्यान देना चाहिए, यानी समाज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि हम जो काम करते हैं वही सबसे ऊपर है और हमारे आइडियाज़ हैं वो हमारी एक्टिविटी से नीचे आते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जो हमारी वैल्यूज़ है ना उनका निर्माण व्यक्ति अपनी जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग करता है। ईश्वर जो भगवान है वो प्रयोजनवादी भगवान को नहीं मानते हैं और वे मानते हैं कि जो ट्रूथ है वो किसी भी देश, किसी भी टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है। फिर वो मानते हैं कि जो भी चीज़ उपयोगी है ना हमें सिर्फ वही सीखनी चाहिए जो हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को अपने जीवन में काम में नहीं ला सकते तो हमें उस चीज़ को नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, ये थे प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद के सिद्धांत। इसके बाद आते हैं
प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम यानी प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रयोजनवादी है वो किस प्रकार का पाठ्यक्रम फॉलो करते थे और क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे। देखो, जो प्रयोजनवादी विचारधारा वाले प्रयोजनवादी विचारधारा वाले जो विचारक थे वो पाठ्यक्रम को मानते थे कि पाठ्यक्रम ही जो करिकुलम है वही हमारे ज्ञान का केंद्र है, केंद्र नहीं है, और जो अनुभव हम करते हैं, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं वही मेन है। यानी करिकुलम है वो इतना मेन नहीं है जितना कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो इम्पोर्टेंस रखता है। वे इस बात में भी विश्वास रखते थे कि अनुभव के द्वारा हम किसी भी प्रकार की नॉलेज है उसको एक्वायर कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में जो जॉन डीवी हैं, जो प्रैग्मेटिज्म के मुख्य विचारक हैं, उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, इसलिए जो उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए करिकुलम में वे कौन से थे? वे थे भाषा, लैंग्वेज, इतिहास, भूगोल, हेल्थ एजुकेशन, साइंस, मैथ, एग्रीकल्चर, कपड़े बनाना यानी वस्त्र निर्माण, और होम साइंस। ये सब्जेक्ट लिए प्रयोजनवादियों ने। और पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत भी फॉलो किए। ठीक है, कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय, पाठ्यक्रम बनाते समय हमें कौन कौन से प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वे प्रिंसिपल थे उपयोगिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। हमें पाठ्यक्रम में सिर्फ वही सब्जेक्ट इंक्लूड करने चाहिए जिनका बालक के जीवन में कुछ महत्व हो, जो बालक आगे जाके उनको अपने जीवन में उपयोग कर सके। फिर है एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि हमें सभी विषय को, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबको इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। अगर हम इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे सभी में आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और उनको आसानी से सीख पाएंगे। फिर है अनुभव का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं वे बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके सीखें, ऐसा करिकुलम हमें डेवलप करना चाहिए। फिर है रुचि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स इंटरेस्ट। हमें करिकुलम में वही चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट दिखाएं, रुचि लें। क्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी जो हमारा करिकुलम है उसमें बच्चों को एक्टिविटी के लिए भरपूर मौके देने चाहिए। बच्चे जो भी काम करें वो एक्टिविटी के द्वारा करें, क्योंकि एक्टिविटी से वो काम करेंगे तो वो उसको आसानी से अपने जीवन में सीख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रैग्मेटिज्म एंड टीचिंग मेथड्स यानी प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियाँ। जो प्रयोजनवादी थे वे ट्रेडिशनल जो मेथड, टीचिंग मेथड्स हैं, उनकी जगह पे जो आज की टेक्निकल जो नई टीचिंग मेथड्स हैं उनके प्रयोग पर फोकस करते थे। उनके अनुसार जो टीचिंग मेथड्स हैं ना, शिक्षण विधियां हैं, वो बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए और बच्चों की जो टीचिंग सिचुएशन है उसके अनुसार होनी चाहिए। और जो टीचिंग मेथड है उनका सिलेक्शन और एक्सपेरिमेंट उनका सिलेक्शन इस बात पर किया जाना चाहिए कि वे स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही एक्टिव रखें। ठीक है, इसलिए जो प्रयोजनवादी थे उन्होंने दो तरह की शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया। पहली थी योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड और दूसरी थी प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो प्रयोजनवादी थे उन्होंने हमें दो विधियाँ दी, योजना विधि और प्रायोगिक विधि। जो प्रयोजनवादी थे, प्रैग्मेटिज्म जो विचारक थे, वो इस बात पर विश्वास नहीं रखते थे कि बालक है, जो भी स्टूडेंट है, वो दूसरों के द्वारा दी गई नॉलेज प्राप्त करे, बल्कि वे इस बात पर फोकस करते थे कि जो स्टूडेंट है वो खुद अपने बलबूते पे अपनी नॉलेज का निर्माण करे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो शिक्षण विधियां हैं यानी टीचिंग मेथड्स हैं वो जो सिलेक्ट किए वो थे कि बच्चे हैं वे योजना विधि से सीखें और एक्सपेरिमेंटल मेथड से सीखें। ठीक है, इसके बाद है प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर यानी प्रयोजनवाद में शिक्षक की क्या भूमिका थी। टीचर्स रोल इज़ ऑफ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। प्रयोजनवादी मानते थे कि जो टीचर है, अध्यापक है, उसका रोल एक मित्र का, एक फिलोसफर का, पथ प्रदर्शक का
और एक फिलोसफर का होता है। ठीक है। टीचर पुट अ चाइल्ड इन सच अ पोजिशन सो दैट ही लर्न्स टू क्रिएट न्यू वैल्यूज़ फॉर फ्यूचर, यानी टीचर को बच्चे को ऐसी परिस्थिति में रख देना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। लिमिटेड सोशल डिसिप्लिन, यानी वो सामाजिक जो अनुशासन है उसको कम महत्व देते थे। ठीक है। और अध्यापक टीचर है वो छात्रों में उनकी जो रुचि है उनका विकास करने वाला होना चाहिए। जो टीचर है वो छात्रों को एक्टिविटीज़ के प्रति प्रेरित करे, ऐसा होना चाहिए। टीचर को छात्रों में न्यू वैल्यूज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। टीचर है वो बालकों को जो सही निर्णय ले, बालकों को ऐसी शिक्षा दे जिससे बच्चे हैं वो सही और गलत में डिफरेंस बता सके। ठीक है। और टीचर है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? टीचर को बुद्धिमान होना चाहिए, कुशल होना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए। ठीक है। फिर है प्रैग्मेटिज्म एंड स्टूडेंट, यानी प्रयोजनवाद एवं छात्र। प्रयोजनवाद में छात्रों की क्या जगह थी? तो प्रयोजनवादी है वे मानते थे कि स्टूडेंट है वो एक फॉलोवर न होकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी बालक एक अनुयायी न होकर सृजनकर्ता होता है, वो अपने ज्ञान को अपने आप बनाता है। लेज एम्फेसाइज ऑन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, यानी बालक है वो स्वतंत्र है और उसे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करना है। फिर ये मानते थे कि एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चों को है वो क्रिया केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए बालक, जिससे बालक अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सके। प्रत्येक बालक के अपने कुछ जो आइडियाज़ होते हैं और कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को जो एजुकेशन है उसमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। शिक्षा है वो बालक की साइकोलॉजी पर आधारित होनी चाहिए और जिससे उसके जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, यानी ये छात्र को एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी मानते थे। उसके बाद है प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, यानी प्रयोजनवाद एवं अनुशासन। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज लिमिटेड और सोशल डिसिप्लिन, यानी ये डिसिप्लिन को मानते थे कि डिसिप्लिन है वो अंदर से आना चाहिए। ठीक है। हम बाहर से फोर्सफुली डिसिप्लिन नहीं कर सकते बच्चे को। बच्चा जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा जब तक वो खुद से नहीं चाहेगा। नो फिजिकल पनिशमेंट, यानी शारीरिक दंड है उसका विरोध करते थे। डिसिप्लिन इज़ अ मेंटल प्रोसेस, यानी ये दिमाग से खुद डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों को, हमें बाहर से डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए। शक्ति के आधार पर स्थापित किया गया अनुशासन क्षणिक होता है, यानी बाहर से जो हम डिसिप्लिन बच्चे पर थोपते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए होता है और इससे छात्र के चरित्र का उचित विकास नहीं किया जा सकता और इससे हम बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ये थे प्रयोजनवाद और डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है। इसके बाद है प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल। प्रयोजनवादी थे वो स्कूल के बारे में क्या विचार रखते थे? स्कूल इज़ अ लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट्स टू बी डन बाय चिल्ड्रन, इट इज़ अ सोसाइटी इन मिनिएचर, यानी प्रयोजनवादी मानते थे कि शिक्षा के लिए स्कूल है वो बहुत अनिवार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल है वो समाज का एक छोटा रूप है। स्कूल में ही हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं। स्कूल एक सामाजिक संस्थान है। ठीक है। यानी सोशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे हैं वो विभिन्न प्रकार के आदमियों के संपर्क में आके ज्ञान का निर्माण करते हैं। विद्यालय एक प्रयोगात्मक एवं नैतिक शिक्षा की संस्थान है, यानी स्कूल एक लेबोरेटरी है जहाँ पे बच्चे मोरल डेवलपमेंट भी सीखते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रयोजनवाद के गुण। प्रयोजनवाद के गुण क्या क्या थे? लेज स्ट्रेस ऑन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, यानी बालक की स्वतंत्रता पर बल देते हैं प्रयोजनवादी। एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन, यानी क्रिया केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं। अगर बालक खुद करके सीखेगा तो उसे अनुभव भी होगा और बच्चा अपने अनुभव से सीख सकता है, तो हम इसे अनुभव केंद्रित शिक्षा भी बोल सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी मोर इम्पोर्टेंट देन आइडिया और नॉलेज, यानी बच्चे जो काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय विचार के। उन्होंने प्रयोगात्मक ज्ञान पर बल दिया, यानी जो भी हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
प्रयोगात्मक एवं प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना पर बल दिया, यानी हमें ऐसे स्कूल डेवलप करने चाहिए जिनमें लेबोरेटरी हो। ये विचार थे प्रयोजनवादियों के। इसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के कुछ अवगुण भी रहे होंगे, यानी उसकी कुछ लिमिटेशन भी रही होंगी। वो क्या लिमिटेशन थी? नो स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आध्यात्मिक मूल्यों का विरोध, यानी ये गॉड भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे, तो ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को नहीं मानते थे और ना ही उनकी कोई एजुकेशन बच्चों को देते थे। डज नॉट हेल्प इन कल्चर एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के नैतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कोई शिक्षा नहीं देते थे। मोर फोकस ऑन यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के सिद्धांत पर ज़रूरत से ज़्यादा बल देते थे। वे बोलते थे कि सिर्फ वही चीज़ें बच्चों को सिखाओ जिनका उनके जीवन में आगे उपयोग हो सके, और कोई भी ऐसी चीज़ मत सिखाओ जो बच्चा जीवन में आगे उपयोग नहीं कर सके। प्रयोगवादी शिक्षण विधियों का सभी विषयों के अध्ययन के संदर्भ में उपयोग नहीं हो सकता था, क्योंकि हम सभी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे एसएसटी हो गया, सोशल साइंस हो गया, हम उसमें क्या एक्सपेरिमेंट करें और कितने एक्सपेरिमेंट करें? तो जितने भी सभी सब्जेक्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ाए नहीं जा सकते थे। ये भी इसकी एक डीमेरिट थी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।